नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, दिशा राइज में आपका स्वागत है। हम कक्षा 9 रसायन विज्ञान के अध्याय 3 परमाणु और अणु का अध्ययन करने वाले हैं। बच्चों, यदि हम किसी भी वस्तु को लें और उसे टुकड़े में तोड़ते जाएं, टुकड़े करते जाएं और अंतिम जो उसका हिस्सा बचेगा, जो अविभाज्य होगा, बाद में इसकी परमाणु के एटम की परिभाषा और कंस्ट्रक्ट हुई जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। लेकिन अभी अभी के लिए हम जो अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है वो क्या है? परमाणु है। और इन परमाणुओं से मिलकर ही क्या बनते हैं? अणु बनते हैं। तो इस अध्याय में हम परमाणु के बारे में जानेंगे, अणु के बारे में जानेंगे, कुछ नियम जैसे स्थिर अनुपात का नियम, जैसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जैसे डाल्टन का नियम, इन सब का अध्ययन करेंगे। परमाणु द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान का अध्ययन करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप ये मान के चलें कि रसायन विज्ञान आपको कक्षा 9 और कक्षा 10 में पढ़नी है और उसका ये बेस है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं पर हम सीखेंगे कि सूत्र किस तरह बनाते हैं। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें परमाणु का क्या रोल होता है। तो आइए बच्चों, हम आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम परमाणु और अणु के जब बात करते हैं तो उस समय में ये हम महर्षि कणाद को देख पा रहे हैं। ये महर्षि कणाद, महर्षि कणाद का एक बहुत महत्वपूर्ण दर्शन है। हिंदू धर्म जो है वो अपने दर्शन के कारण जाना जाता है और प्रमुख 6 दर्शन हैं हमारे, जिनमें सांख्य, योग, वैशेषिक, योग का नाम सुना होगा महर्षि पतंजलि से, मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये सब दर्शन 6 दर्शन हैं। उसमें से महर्षि कणाद ने एक दर्शन लिखा था जिसका नाम है वैशेषिक दर्शन। कौन सा दर्शन? वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन किसके द्वारा लिखा गया? तो कणाद के द्वारा। वैशेषिक दर्शन किसके द्वारा लिखा गया? तो कणाद के द्वारा। और इसमें इन्होंने भारतीय दर्शन के अनुसार लगभग 500 बीसी में, 500 ईसा पूर्व में इन्होंने परमाणु के बारे में बताया और कहा किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण, कण नाम दिया उसको। बाद में उसी को अविभाज्य कण को परमाणु नाम दिया गया। अगर हम बात करें कात्यायन की, तो कात्यायन ने बताया कि परमाणु से संयुक्त होकर अणु बनते हैं। परमाणु से संयुक्त होकर क्या बनते हैं? अणु बनते हैं। तो इन्होंने भी मूल रूप से बात किसी किसी करी किसी पदार्थ के सबसे छोटे भाग की बात करी। अगर हम बात करें ग्रीक दार्शनिक, ग्रीक बोलते हैं यूनान को, ग्रीस, यूनान यूरोपीय देश है। ज्ञान, जैसे हम भारत को ज्ञान की भूमि मानते हैं, वैसे ही ग्रीक में भी काफी सारा ज्ञान जो है वो दुनिया को दिया। तो यहां से डेमोक्रेटस और लियूसियस, कौन कौन से विद्वान थे? डेमोक्रेटस, क्रेट्स बोलते हैं, डेमोक्रेट्स और लियूसियस, याद रह जाएगा, थोड़ा इंग्लिश नेम है लियूसियस। ये डेमोक्रेट्स और लियूसियस ने ही परमाणु के बारे में बताया कि ये क्या कण होते हैं? अविभाज्य होते हैं। तो हमें 3 प्रमुख थ्योरी ध्यान में रखनी है। 3 प्रमुख थ्योरी में से हम पहली बात करते हैं कौन से? वैशेषिक दर्शन की। वैशेषिक दर्शन किसने दिया? कणाद ने दिया। किसने दिया? कणाद ने दिया। हिंदू धर्म में कितने दर्शन हैं? तो 6 दर्शन हैं। कितने दर्शन है? 6। न्याय दर्शन नाम सुना होगा आपने, योग दर्शन का नाम सुना होगा, वैशेषिक की हम बात कर रहे हैं,
उत्तर मीमांसा, मीमांसा, और सबसे महत्वपूर्ण जिससे बहुत सारे धर्म दुनिया में निकले वो है सांख्य दर्शन। जो कणाद ने लिखा वो कौन सा था? वैशेषिक दर्शन था, लगभग 500 बीसी में ही लिखा गया। बहुत महत्वपूर्ण हिंदू धर्म सनातन धर्म के हिसाब से, क्योंकि हमारा जो ज्ञान है वो सारा का सारा कहाँ है? दर्शन में है, वेद में है, वहां बहुत सारे नॉलेज की बातें हैं। तो यहाँ लेसन की शुरुआत दी गई है। उसके बाद में आपके कुछ नियम दिए गए हैं, जिसमें एक नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यदि जैसे मैं बात करूं, कैल्शियम कार्बोनेट यदि टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कैल्शियम ऑक्साइड मुक्त होता है। ये जो सूत्र है ये कैल्शियम ऑक्साइड का है बच्चों, और इसे बिना बुझा हुआ चूना कहते। कक्षा 10 में बहुत बार अपने आएगा ये बिना बुझा हुआ चूना। अगर इनका मैं परमाणु द्रव्यमान जोड़ूं तो कैल्शियम का 40, आगे पढ़ेंगे परमाणु द्रव्यमान होता क्या है, +3 × 16। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला है उसका परमाणु द्रव्यमान होता है 100 यूनिफाइड। और अगर मैं इसका परमाणु द्रव्यमान जोड़ूं 44 + 40 + 16 56, तो इसका भी होता है योग 100 और यहां भी योग 100। तो मैं बताना ये चाह रहा हूं कि रासायनिक अभिक्रिया में चाहे अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो, चाहे अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो, उन दोनों की जो द्रव्यमान है वो समान बना रहता है। ये संरक्षित रहता है, बदलता नहीं, कम या ज्यादा नहीं होता है। यही नियम किस नियम के नाम से जाना जाता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के नाम से जाना जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट, कोई भी एग्जांपल अपन ले लें, कैल्शियम कार्बोनेट CO2 CaO, चाहे C+O2 CO2 बना ले, कार्बन ऑक्सीजन की क्रिया करे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाए, तो यहां पर भी द्रव्यमान क्या रहता है? संरक्षित रहता है, द्रव्यमान संरक्षित बना रहता है। दूसरा नियम आगे हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम, इसमें अगर हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके ऑक्सीजन जल बनाती है, जल किसी भी स्थिति के अंदर, जल किसी भी स्थिति में रहे, वहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होना है वो 1:8 ही रहेगा। क्या बना रहेगा बच्चों? 1:8 ही रहेगा, चाहे कोई भी स्थिति हो। यानी जो अनुपात है वो क्या बना रहता है? वो स्थिर बना रहता है। ये स्थिर अनुपात का नियम है। और स्थिर अनुपात का नियम दिया था प्राउस्ट ने। किसने दिया था बच्चों? प्राउस्ट ने। और कब दिया था? तो 1787 में, 87 के अंदर। और जैसे हमने द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया गया था लेवाजिए द्वारा। जीयर भी लिखा हुआ है, जीयर भी लिखा हुआ है, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग अपना अपना है। 1789 के अंदर लेवाजिए ने दिया। तो 3, अगला नियम डाल्टन का पढ़ेंगे। तो हमने द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा। द्रव्यमान एक संरक्षित राशि है। अभिकारक और क्रियाकारक और उत्पाद का द्रव्यमान जो है वो बदलता नहीं है, समान बना रहता है। यानी दोनों का योग जो है द्रव्यमान का वो बराबर रहता है। फिर हमने बात करी स्थिर अनुपात का नियम, हमने बात करी जल की, हमने बात करी जल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, वो किसी भी स्थिति के अंदर जहां भी जल है वहां इनका अनुपात 1:8 बना रहेगा। यही स्थिर अनुपात का नियम का एक उदाहरण लिया हमने। वापस हम चलते हैं लेसन पे। तो सबसे पहले पदार्थ की विभाज्यता और परमाणु के बारे में
सबसे पहले कणाद ने बताया। किसने बताया? कणाद ने बताया। और कौन से दर्शन में बताया? तो वैशेषिक दर्शन में इन्होंने बताया। इसने बताया, कणाद ने बताया। और कौन से दर्शन में बताया? वैशेषिक दर्शन में। और लगभग हम मानते हैं 500 बीसी के आसपास इन्होंने वैशेषिक दर्शन में बताया। एक और हमने नाम पढ़ा पकुदा कात्यायन। ये कात्यायन ने कहा कि कण जो है वो संयुक्त रूप से पाए जाने हैं। हमने बात करी थी संयुक्त रूप से पाए जाने, और जो संयुक्त होते हैं उनको उसने कहा परमाणु संयुक्त होते हैं और कण बनाते हैं। स्पेसिफिक परमाणु नाम नहीं दिया, बात नहीं करी। ग्रीक दार्शनिक जो थे, हमने बात की डेमोक्रेट्स और लियूसियस, इन्होंने अविभाज्य कण की बात करी और उसे का परमाणु नाम दिया। इसके बाद हमने वैशेषिक दर्शन के बारे में बात करी। आगे देखते हैं रासायनिक संयोजन के नियम। जो हमने नियम पढ़े अभी, द्रव्यमान संरक्षण का नियम ले लें, चाहे स्थिर अनुपात का नियम ले लें, इन्हें किन नियमों के नाम से जाना जाता है? रासायनिक संयोजन का नियम। हमने दो वैज्ञानिकों की बात करी, लेवोजियर और प्राउस्ट की। सबसे पहले हम देखते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। हमने समझ लिया है बच्चों, अच्छे से समझ लिया है। देखते हैं नोट्स। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन होता है और न उसका विनाश होता है। अब हमने जिस उदाहरण से देखा था, तो हम दो चीजें देखते हैं, एक अभिकारक और एक उत्पाद। एक उदाहरण लिया है इसने कि अभिक्रिया में 2 ग्राम तो हाइड्रोजन है और 16 ग्राम ऑक्सीजन है, तो 2 + 16 कितना हुआ? 18। तो उत्पाद जब बनेगा तो उसका भी योग क्या होगा? 18 यूनिफाइड होगा। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। दूसरा नियम बात करते हैं, स्थिर अनुपात का नियम। ये किसने दिया? जोसेफ प्राउस्ट ने दिया। 1787 में बात कर चुके हैं हम बच्चों। इस नियम के अनुसार किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित अनुपात में होते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अगर है तो इसमें 1:2 रहेगा, 1:2 रहेगा। आगे बात करते हैं जल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की यदि बात करें, यहां ये हम चर्चा कर चुके हैं कि 1:8 में जल जहां है वहां अनुपात 1:8 बना रहेगा। जहां भी जल है उसमें अनुपात क्या बना रहेगा? 1:8 बना रहेगा। आगे बात करते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। परमाणु के बारे में अगर ऑथेंटिक व्याख्या सबसे पहले किसी वैज्ञानिक के द्वारा की गई तो वो थे जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन जो है वो ब्रिटिश रसायन शास्त्री थे। इन्होंने द्रव्यों की विभाज्यता का विचार प्रदान किया और उस समय तक इन्हें दार्शनिक ही माना जा रहा था, लेकिन बाद के अंदर इनकी जो खोज है वो व्याख्या हो पाई। तो इन्होंने सबसे पहले परमाणु नाम दिया था एटम। एटम सबसे पहले नाम देने वाले थे जॉन डाल्टन। और इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया वो हमने जिन रासायनिक संयोजन के नियम की बात करी उस नियम के आधार पर ही इन्होंने दिया। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य चाहे तत्व यौगिक या मिश्रण हो वो सूक्ष्मतम अविभाज्य कणों से मिलकर बने होते हैं और उन्हें परमाणु कहते हैं। चाहे तत्व हो, चाहे यौगिक हो, चाहे मिश्रण हो, वो सब किन से मिलकर बनते हैं? परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, इनके अभिग्रहित 6 अवधारणाएं, प्रमुख अवधारणाएं हैं। सीरियल वाइज आपको ध्यान में रखना है। पहला, सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। चाहे ये मेरे हाथ में मार्कर है, चाहे ये बोर्ड है, ये सब छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। और परमाणु जो है वो अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दूसरा अभिग्रहित है। अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है और रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु भाग लेते जरूर हैं, लेकिन न तो वो बढ़ते हैं उस समय, न उनका विनाश होता है। तीसरा अभिग्रहित है, दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होता है। चौथा अभिग्रहित है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे बात करें अगर हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन का जो परमाणु है उसमें भाई नाभिक के अंदर
एक प्रोटॉन होगा और बाहर एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। और अगर मैं बात करूं हीलियम के परमाणु की, हीलियम के परमाणु की, तो इसमें दो प्रोटॉन नाभिक में होंगे और बाहर जो है वो दो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। तो अंतर आया या नहीं आया? जहां भी एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? हाइड्रोजन का परमाणु है। और जहां दो इलेक्ट्रॉन है वो किसका है? हीलियम का परमाणु है। तो समान तत्वों में, समान तत्वों में परमाणु भी क्या होते हैं? समान होते हैं। और अलग अलग तत्वों के परमाणु भी अलग अलग तत्वों के परमाणु भी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी। अगर हम लिथियम की बात करें, यहां लिथियम का परमाणु, तो यहां पर नाभिक में 3 प्रोटॉन आ जाएंगे। प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी होते हैं, हम लिख नहीं रहे हैं। और पहले जो स्तर है उसमें दो इलेक्ट्रॉन, और अगले स्तर में पहला 3 प्रोटॉन और बाहर पहले स्तर में 2 इलेक्ट्रॉन और अगले स्तर में 1 इलेक्ट्रॉन। तो तीनों के परमाणु में हम अंतर देख पा रहे हैं। लिथियम का परमाणु अलग दिखाई दे रहा है, हीलियम का परमाणु अलग दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन का परमाणु अलग दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर 2 हाइड्रोजन के परमाणु बनाए तो दूसरा हाइड्रोजन का जो परमाणु होगा वो ऐसा ही होगा। नाभिक के अंदर 1 प्रोटॉन और बाहर 1 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। तो ये दोनों तो समान होंगे। यानी समान तत्वों में परमाणु जो हैं वो क्या होते हैं? समान होते हैं। लेकिन अलग अलग तत्वों में परमाणु क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। जैसे H2O यौगिक बन गया। पहले हाइड्रोजन का परमाणु था, एक हाइड्रोजन के 2 परमाणु हुए, एक ऑक्सीजन का परमाणु हुआ, और क्या बना दिया इन्होंने? जल बना दिया। फिर छठा अभिकृत, ये भी इंपॉर्टेंट है, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होता है। परमाणुओं की संख्या निश्चित है। अगर जल है तो 2 हाइड्रोजन के परमाणु आएंगे और ऑक्सीजन का 1 परमाणु आएगा। यदि कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन का 1 परमाणु होगा, ऑक्सीजन का 2 परमाणु होंगे। एक और चीज समझे बच्चों, किसी भी तत्व को अगर मैं लिख रहा हूं CO2 H2O, जो नीचे लिख रहा हूं मैं संख्या, वो यहां पर किसकी संख्या लिखी जाती है? परमाणुओं की संख्या लिखते हैं। और जहां कोई संख्या नहीं लिखी वहां मतलब माना जाता है 1। जैसे कार्बन के नीचे कोई नंबर नहीं लिखा, इसका मतलब कार्बन का इसमें परमाणु कितना है? 1। यहां ऑक्सीजन का परमाणु कितना है? 2। यहां हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का परमाणु कितना है? 2। ऑक्सीजन का परमाणु कितना है? 1। लेकिन यदि मैं ऐसे लिखूं इसको 2H2, तो यहां इस पूरे के अणु कितने हैं? सूत्र के आगे किसकी संख्या लिखी जाती है? ये जो संख्या है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? अणु को। और यहां जो संख्या है ये किसको बताएगी? परमाणु को। जल के कितने अणु हैं? तो 2 अणु हैं। हाइड्रोजन के उसमें कितने परमाणु हैं? 2। 1 में 2, तो 2 में कितने? 4। यहां 1 में 1, तो 2 में कितने? 2। बात समझ में आ रही है? और देखते हैं 2CO2। अब यहां बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड का ये सूत्र है, कार्बन डाइऑक्साइड का ये सूत्र है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड के सूत्र में यहां कितने संख्या लिखी है? 2। यानी कितने? 2 अणु हैं।
कितने अणु हैं? 2 अणु हैं। अब यहां देखिए, अगर ये 2 नहीं होता तो एक अणु में 1 कार्बन, तो 2 अणु में कुल कितने कार्बन? 2 कार्बन। और 2 अणु में कुल कितने ऑक्सीजन? 4 ऑक्सीजन। 2 तो कार्बन और 4 ऑक्सीजन, कुल परमाणुओं की संख्या अपन बात कर रहे हैं। एक और चीज देखना, देखें, अपन कोई और सूत्र ले लेते हैं, जैसे NaCl ले लेते हैं और 2 NaCl ले रहा हूं मैं, तो अणु कितने हुए भाई? अणु कितने हुए? 2। अगर यहां मैं यहां लाइन खींच रहा हूं, इसका मतलब एक अणु में Na कितना? 1। लेकिन अणु कितने हैं? 2, तो कुल कितना हुआ? 2। Cl कितना? एक में 1, लेकिन अणु कितने हैं? 2, तो कुल कितने अणु? 2। अगर और भी समझ में नहीं आए तो यहां कोई नंबर है, इसको मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, कुल निकालनी संख्या है। आगे कुछ प्रश्न लेते हैं। एक अभिक्रिया है, रिएक्शन है। इस अभिक्रिया में कह क्या रहा है? 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, 6 ग्राम एथेनोइक अम्ल, 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 8.2 ग्राम सोडियम एथेनोएट और 0.9 ग्राम जल बनता है। इस अभिक्रिया द्वारा यह दिखाइए कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम के अनुरूप है। देखो बच्चों, पहले तो सीधी सिंपल लिख लेते हैं, क्रिया कौन कर रहा है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 इसका सूत्र होता है। फिर एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। ये तो हुए क्रियाकारक, ये तो क्या हुए? क्रियाकारक। बन क्या रहा है इसमें? सोडियम एथेनोइड। क्या बन रहा है? सोडियम एथेनोइड, CH3COONA। और क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो क्या होता है? CO2। और जल बन रहा है, जल का सूत्र भी जानते हैं अपन, H2O। यहां रिएक्शन है, ये मैंने रिएक्शन लिखी है, केवल सूत्र याद हो तो लिख लोगे आप भी। सूत्र बनाना इस पार्ट के अंत में सीख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इस लाइन को याद करके भी काम चला सकते हो जो प्रश्न में दिया। अब ये कह रहा है कि 5.3 तो ये है और 6 ग्राम ये है, तो इन दोनों का योग कितना हुआ? 11.3। तो क्या अभिक्रिया के बाद भी 11.3 है? ये कह रहा है 2.2, 2.2 तो CO2 है, 2.2 तो ब्लैक से ही कर लेते हैं, 2.2 तो CO2 है। फिर ये कह रहा है 8.2 सोडियम एथेनोइट है, 8.2 ग्राम सोडियम एथेनोइट है और 0.9 ग्राम जल है। तो 9 और 2 11 और 2 13, 1 1, ये भी 11.3 ग्राम और ये भी 11.3 ग्राम। यही तो हमने बात की थी, कौन सा नियम? यही तो हमने बात की थी, द्रव्यमान संरक्षण का नियम के क्रियाकारक, अभिकारक और उत्पाद, इनका द्रव्यमान समान रहता है। आगे देखते हैं बच्चों, अगला प्रश्न समझ में आ गया होगा। यहां आपको रिएक्शन याद नहीं होती, कोई बड़ी बात नहीं है। रिएक्शन अगर हमें संतुलित भी करनी होगी तो हम संतुलित इसको इस तरह से कर लेंगे। बच्चों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा, ये आया किस तरह से, संतुलित तो नहीं हुआ है, ये ऐसे संतुलित भी हो जाएगी रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 1.8 के में अनुपात में संयोग करके जल निर्मित करते हैं। 1:8 में 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए कितने ऑक्सीजन गैस के द्रव्यमान की आवश्यकता होगी? अगर मैं एक जल कैसे बनता है उसका अभिक्रिया लिखें तो 2H2 + O2 = 2H2O। ये क्या बना? जल बना।
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। अब यहां अपने को याद ये रखना है, हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान है, आगे पढ़ेंगे हम, ये प्रश्न थोड़े जल्दी आ गए। परमाणु द्रव्यमान है वो कितना होता है? 1। और ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो कितना होता है? 16। अब देखो इसके अंदर अगर हम बात करें, कुल परमाणु कितने? 4। इसमें कुल परमाणु कितने? 2। यही तो है, इसमें कुल परमाणु कितने? 4। इसमें कुल परमाणु कितने? 2। वही यहां पे है 4 और 2, कोई दिक्कत नहीं। तो हाइड्रोजन के परमाणु कितने? 4। और इसका द्रव्यमान कितना? 1। इसी तरह ऑक्सीजन के परमाणु कितने? 2। और द्रव्यमान कितना? 16। द्रव्यमान कितना? 16। तो इसका कुल द्रव्यमान अगर मैं करूं तो 4 × 1 बराबर 4, और यहां 16 × 2 बराबर 32। तो ये तो हुआ, अगर मैं अनुपात निकालूं दोनों का, अनुपात किसका? H और O का। हाइड्रोजन में H और O लिख रहा हूं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिखना है वहां। तो यहां 4 ग्राम और 32 ग्राम। अगर इसको काटा जाए तो 1/8, यानी 1:8। तो यहां हम बात करें 1 ग्राम हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराने के लिए कितने ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत है? 8 ग्राम की। 1 ग्राम हाइड्रोजन से, H लिख रहा हूं मैं, अभिक्रिया कराने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है कितने ग्राम? 8 ग्राम की। तो यदि 3 ग्राम हाइड्रोजन है तो कितनी ऑक्सीजन चाहिए? तो 3 × 8 यानी 24 ग्राम ऑक्सीजन यहां हमारे को चाहिए। ये हमारा आंसर होगा, 24 ग्राम ऑक्सीजन हमें चाहिए, क्योंकि 1 ग्राम हाइड्रोजन कितना ग्राम देती है? 8 ग्राम। तो 3 ग्राम कितना देगी? 8 दिए 24 ग्राम। बिल्कुल सरल बात है, जल की अभिक्रिया हमें लिखनी है। अगला प्रश्न है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कौन सा अभिक्रिया के द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का परिणाम है? हमने बात करी थी जब करा था, दूसरा अभिग्रहित है। दूसरा अभिग्रहित है। क्या है भाई दूसरा अभिकृत? याद है या नहीं है? वापस देखो, बिल्कुल इजी था। अविभाज्य कण मैंने कहा भी था, ये अभिग्रहित इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना है। और देखो गोला करा हुआ अपना भी इंपॉर्टेंट का, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं न उनका विनाश होता है। बिल्कुल। वापस आते हैं अपन अपने प्रश्न पे। अभिग्रहित द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है। फिर अगली बात करें, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिग्रहित निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है? तो भाई छठा अभिग्रहित है ये, छठवां अभिग्रहित है ये। छठवां अभिग्रहित जो है वो स्थिर अनुपात कह लें चाहे निश्चित अनुपात कह लें की बात है कि नियम की व्याख्या करता है। और हमने बात करी थी जॉन डाल्टन का जो नियम है वो रासायनिक संयोजन के सिद्धांत पर आधारित है। तो इस प्रकार बच्चों हमने आज की क्लास में द्रव्यमान संरक्षण का नियम देखा, हमने निश्चित अनुपात का नियम देखा, हमने डाल्टन का नियम देखा। अब आगे परमाणु, अणु, परमाणुकता, आणविक द्रव्यमान और परमाणु द्रव्यमान की जो व्याख्या है वो हम अगली क्लास में लेके आएंगे। तो आप जुड़े रहिए, देखते रहिए। कोई प्रश्न आपको समझ नहीं आ रहा है और भी कोई प्रश्न है आपकी क्लास में, आपके दिमाग में आ रहे, विज्ञान है, क्योंकि जहां प्रश्न नहीं है तो वहां विज्ञान नहीं है, तो आप उस प्रश्नों को जरूर शेयर करें और जुड़े रहिए। अपने दोस्तों को ये क्लासेस शेयर कीजिए और अपना भविष्य बनाइए। हम इनके जो नोट्स हैं वो भी आपको उपलब्ध कराएंगे। ये सभी क्लासेस निःशुल्क आपके लिए उपलब्ध है यूट्यूब पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद।